तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, सेकंड नंबर वीडियो को इस चैप्टर का। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे टॉपिक से, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आखिर एक इलेक्शन को आखिर कोई भी इलेक्शन जो है वो उसे हम डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं या फिर डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन जो है वो काफ़ी तरीके से होते हैं। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पर भी किसी तरीके के इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। तो आखिर हम ये फ़र्क कैसे करेंगे कि कौन सा इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सा जो इलेक्शन है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। और हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ पर हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे, बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में देखा था जहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन वो रियलिटी में उनको हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो उसे हम एक तरीके से रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर 2 वाले कंटेंट को, कि हमने आखिर वहाँ सीखा क्या था, और एक तरीके से सिंपल लिस्ट बनाते हैं कि जो कि मिनिमम कंडीशन एक तरीके से हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए। पहला, जो इलेक्शन होगा उसमें सभी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उनके पास एक वोट होना चाहिए और उनके वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के एक भाग को वोट का अधिकार हो, दूसरे भाग को वोट का अधिकार नहीं हो। यानी कि सभी लोग वोट देंगे और उनके वोट का वैल्यू बराबर होगा। तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि फिजी में जो वोटिंग होता है, वहाँ पर फिजी के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का वैल्यू इंडिया से गए व्यक्तियों के मुकाबले या फिर दूसरे देश से गए व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो उस तरीके के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, वो है कि लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए जिसमें से वो अपने लीडर को चुन सके या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। और इसके लिए जो पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट हैं उनके पास ये आज़ादी होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके बिना किसी के रोक के, बिना किसी रुकावट के, और एक तरीके से रियल चॉइसेस वोटर्स को प्रोवाइड हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमने देखा था चाइना का, कि देखिए चाइना में ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन चाहे तो जाकर लड़ सकते हैं, नहीं। आपको कम्युनिस्ट पार्टी अगर एक तरीके से आपको बोलेगी कि हाँ तुम लड़ सकते हो, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने जा सकते हैं। अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी ने रोक दिया इलेक्शन लड़ने से, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और आप एक तरीके से लीडर नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रथा है या इस तरीके का जो सिस्टम है, इससे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रियलिटी में कोई चॉइस नहीं है लीडर चुनने का। जो सरकार ने उन्हें ऑप्शन दिया है उसी में से वो चुन सकती है, 1 या 2 या 3 इस तरीके से। और इसके बाद तीसरा हम देखते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए, कि जो चॉइस है वो ऑफर होना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पर। यानी कि जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होने चाहिए कुछ सालों के बाद। जैसे कि इंडिया में आप देखिए इलेक्शंस होते हैं 5 सालों के बाद, हर 5 साल पर इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, और अगर कोई लीडर पसंद ना आए तो उसे हटा भी देते हैं। और तो इसी तरीके से इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन हुआ तो अगले 20 सालों तक वो लीडर रूल कर रहा है। ऐसा होगा तो उससे हम रियलिटी में उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। चौथा है कि जो कैंडिडेट है लोगों द्वारा चुना गया है उसे ही इलेक्ट होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले या फिर जो वहाँ का सिस्टम है इलेक्शन का, उसके अनुसार जो भी कैंडिडेट जीतता है उसे एक तरीके से इलेक्ट होना चाहिए, वो जीतकर पावर में आना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। इसके बाद 5वां है, इलेक्शन जो है वो होना चाहिए एक फ्री एंड फेयर मैनर में, और काफ़ी साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर जो लोग हैं वो रियलिटी में चुन सकें जिसे वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो सरकार बना सके, जिस रिप्रेजेंटेटिव को जिताना चाहते हैं उसे वो जिता सकें। तभी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और ये रियलिटी में डेमोक्रेटिक इलेक्शन है।
तो इंडिया में देखिए, इंडिया में जो ये प्रोसेस है इलेक्शन का, तो वो बहुत ही साफ़ सुथरा है। या इंडिया में आपको ये आप नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन है उसमें कोई धांधली की गई है या इस तरीके की परेशानी की गई है, नहीं। इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो काफ़ी फ्री एंड फेयर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और दुनिया के बहुत सारे देश इंडिया से सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सीख भी रहे हैं कि इलेक्शंस आखिर कैसे किए जाएँ। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ऊपर जिन चीज़ों की हमने बात की, ये देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं और बहुत ही आसान कंडीशंस लगते हैं, लेकिन इन सभी कंडीशंस को बहुत सारे कंट्रीज़ में फॉलो नहीं किया जाता है और फुलफ़िल नहीं किया जाता है। और इस चैप्टर में हम एक तरीके से इन कंडीशंस को इलेक्शंस पर अप्लाई करके देखेंगे हमारे कंट्री में, और हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम अपने देश में होने वाले इलेक्शन को कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं। तो इसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है या फिर अच्छा है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्शन जो है वो आखिर है क्या। इलेक्शन एक तरीके का पॉलिटिकल कंपटीशन है जहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सन जो हैं वो एक तरीके से कंपटीशन करते हैं चुनाव जीतने के लिए या फिर लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो कंपटीशन होता है ये वेरियस फॉर्म्स में होता है। तो सबसे मोस्ट फेमस फॉर्म है एक कंपटीशन का, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है। यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं या फिर कंपटीशन करती हैं और जनता को ये बताने की कोशिश करती हैं कि देखिए, मैं जो हूँ मैं आपके काम को कर सकता हूँ, दूसरी पार्टी बोलती है कि नहीं, मैं आपके काम को कर सकता हूँ, इस तरीके से। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर भी कंपटीशन होता है जहाँ पर एक बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जो आपस में कंपटीशन करते हैं और लोग जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बात यह है कि अगर हम कंपटीशन को हटा दें इलेक्शन से, तो इलेक्शन जो है वो एक तरीके से पॉइंटलेस हो जाएगा, उसका कोई एक तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है या फिर उसको होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। क्लियरली अगर हम साफ सुथरे तौर पर बात करें तो इलेक्टोरल कंपटीशन जो है उसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, उसके बहुत सारे घाटे भी हैं। और इसका सबसे बड़ा घाटा ये है कि ये जो चीज़ है इलेक्टोरल कंपटीशन, ये एक तरीके का डिसयूनिटी बनाता है, सेंस ऑफ डिसयूनिटी, और सोसाइटी में एक तरीके का फैक्शनलिज्म बनाता है। यानी एक लोकेलिटी में लोग जो हैं कई धड़ों में बढ़ जाते हैं। कोई आदमी जो है इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो उनके बीच एक तरीके का तनाव हो जाता है, उनके बीच एक तरीके की फाइट की स्थिति हो जाती है। और आपने ये कभी सुना होगा लोगों को कहते हुए कि देखिए, जो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो आपके लोकेलिटी में होती है, और उसके बारे में लोग जो हैं वो काफ़ी कंप्लेन भी करते हैं। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस भी लगाते रहते हैं कि देखिए, वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ख़राब है, उसको आप वोट मत दीजिएगा, वो ये गलत काम करता है, ये गलत काम करता है। तो इस तरीके से एलिगेशंस भी लगाते रहते हैं। और जो पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो हमेशा डर्टी ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके और पावर में आ सके। तो देखिए, ये सभी चीज़ें जो हैं डिमेरिट्स हैं हमारे किस चीज़ की, तो हमारा जो इलेक्शंस होता है उसके। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रेशर है इलेक्शंस जीतने का, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को बनने से रोकता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है उसको प्रभावित करता है, देश को लंबे समय तक कैसे चलाना है इसको प्रभावित करता है। और इस वजह से, यानी ये जो पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन का सिस्टम है, इस वजह से जो अच्छे लोग हैं जो कि देश का भला चाहते हैं, देश को एक तरीके से बनाना चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, वो इस एरिया में आना नहीं चाहते हैं, इस एरेना में आना नहीं चाहते हैं और वो इससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के अनहेल्थी कंपटीशन में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पर इस तरीके के इलेक्टोरल कंपटीशन में बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बहुत सारे ख़राब बातें भी होती हैं इस वजह से। तो देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग, वो इन सभी प्रॉब्लम से वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने फ्री कंपटीशन की ओर अपना ध्यान रखा और उन्होंने फ्री कंपटीशन को एक चुनाव का एक ज़रिया चुना देश में चुनाव कराने के लिए। उसका रीज़न ये था कि ये जो सिस्टम है ये लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें, एक ऐसे वर्ल्ड की जो
एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें ये पता होता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं कि वो जनता की सेवा करेंगे। पॉलिटिकल कंपटीशन इस तरीके के सिचुएशन में ज़रूरी नहीं होती है, इस तरीके के आइडियल वर्ल्ड में। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप आइडियल वर्ल्ड, आप अगर नहीं समझ रहे होंगे वर्ड, तो मैं आपको समझा दूँ। आइडियल वर्ल्ड का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जिसको हम ख्यालों में सोचते हैं, यानी कि एक परफेक्ट दुनिया जहाँ पर सब चीज़ परफेक्ट है, सब चीज़ सही सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। जहाँ पर उस तरीके के वर्ल्ड को हम आइडियल वर्ल्ड कहते हैं। कि देखिए, जब कोई व्यक्ति बात करता है कि देखिए हम इस वर्ल्ड को ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, तो वो एक तरीके का आइडियल वर्ल्ड है। और रियल लाइफ वर्ल्ड आप जानते ही हैं कि जो रियलिटी में होता है। लेकिन देखिए, ये जो चीज़ है ये रियलिटी में नहीं होती है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं पूरी दुनिया में, चाहे हम इंडिया की बात करें, यूएसए, चाइना, कहीं की बात करें, वो जो है दूसरे प्रोफेशनल्स के जैसे ही वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाएं, और वो पावर में हमेशा बने रहना चाहते हैं, अपने पोजीशंस पर हमेशा बने रहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो लोगों की सेवा करना चाहें, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा कि हम पूरी तरीके से उनके सेंस ऑफ ड्यूटी पर फोकस करें और उनके सेंस ऑफ ड्यूटी पर विश्वास करें। इसके अलावा अगर वो लोगों की सेवा करना भी चाहते हैं, और वो चाहते भी हैं सेवा करें, लेकिन उनको एक तरीके से हो सकता है कि पता ही ना हो कि लोगों की सेवा करने के लिए करना क्या है, लोगों के लिए अच्छा क्या है, और उनके जो आइडियाज़ हैं हो सकता है कि जनता के साथ मिलते ना हो, कि जनता कुछ और सोचती है, वो कुछ और सोचते हैं, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो आखिर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ में कैसे हैंडल करें, इस तरीके की सिचुएशन को रियल लाइफ में कैसे हैंडल करें। तो देखिए, इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका है जिसमें हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उनके कैरेक्टर को सुधार सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के। और दूसरा तरीका है जो ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो ज़्यादा एक तरीके से रियल वर्ल्ड पर अप्लाई हो सकता है, वो ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अगर अच्छा काम करें, जनता की सेवा करने का काम करें, तो उनको एक तरीके से रिवार्ड मिले। और अगर वो जनता के लिए अच्छा काम नहीं करें तो वो उनको एक तरीके से पनिशमेंट मिले। तो इस तरीके का सिस्टम अगर हम सेटअप करें तो बहुत ही आसानी से लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा कर सकते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कंट्रोल में हम रख सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये जो रिवार्ड और पनिशमेंट है इसको डिसाइड कौन करेगा, कि आखिर अच्छा काम किया या फिर अच्छा काम नहीं किया, उनको रिवार्ड मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, इस बात का डिसीजन कौन लेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है द पीपल, यानी जो जनता है वो फैसला कर सकती है कि जो सरकार है उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, या फिर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसने अच्छा काम किया नहीं या नहीं किया। तो इन चीज़ों के काम को हम जनता के ऊपर छोड़ सकते हैं। और यही वो काम है जो इलेक्टोरल कंपटीशन करता है। इसमें जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन है वो एक तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को एक तरीके का इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है, और उनको ये पता होता है कि अगर वो ऐसे इश्यूज़ को उठाएंगे जिनको जनता उठाना चाहती है, तब उनकी पॉपुलैरिटी और उनके जीतने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं अगले इलेक्शन में। और अगर वो लोगों के एस्पिरेशंस को, यानी वोटर्स के मांग को नहीं पूरा करने पाते हैं, तो वो अगले चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें कि पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है, उनसे जनता की मर्जी के अनुसार काम कराया जा सकता है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केवल पावर में रहने के लिए उनकी इच्छा है पॉलिटिकल पार्टी की हम सिर्फ पावर में रहें, जो मन वो करें, तो लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये मजबूर होना पड़ेगा कि वो जनता के लिए काम करे, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते हैं तो अगले इलेक्शन में उनको हराया जा सकता है, उनको पावर से बाहर किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल मार्केट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दुकानदार है वो केवल प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो ये रियलिटी भी है कि जितने दुकानदार हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको प्रॉफिट अपना बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड कराना होगा जनता को, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना होगा, अच्छा उनके साथ व्यवहार रखना होगा, अच्छा सर्विस
प्रोवाइड कराना होगा। अगर वो इस चीज़ से फेल होती है, ऐसा वो दुकानदार नहीं कर पाता है, तो जो कस्टमर है वो उसके दुकान में आना बंद कर देंगे और वो दूसरे दुकान में जाने लगेंगे। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डिविजन्स क्रिएट कर सकता है और एक तरीके का अगलीनेस क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में या फिर इलेक्शंस में। लेकिन ये फाइनली हेल्प करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लीडर्स को कि वो जनता को मजबूरी में ही भले लेकिन जनता के लिए काम करे। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो वो अगले चुनाव में एक तरीके से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्टून दिए गए हैं कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। ये एक पॉलिटिकल लीडर है जो कि ये कह रहा है, दूसरी तरफ एक वोटर है जो कह रहा है मेरे पास वोट है। तो देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि एक वोट का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। और इस दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो काफ़ी सारे प्रोमिसेस लेकर घूम रहा है और एक वोटर जो है वो इन प्रोमिसेस को देखकर काफ़ी ललायित हो रहा है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.2 नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।